हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 9 सीबीएसई साइंस का चैप्टर नंबर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो इसका जो क्या है, इसके क्वेश्चन आंसर है ये, और क्वेश्चन आंसर की भी जो वीडियो है पार्ट 1 है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको उसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, और बाकी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी चैनल पर जा चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हम जो है इसके क्वेश्चन आंसर कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर्स दे ही रखे हैं, इसमें मैंने आपको बताया है आंसर्स दे रखे हैं, बस मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपको अच्छे से एक एक लाइन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और चैप्टर भी इसको पढ़ के थोड़ा थोड़ा चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा बाकी। और अगर ज़्यादा डिटेल में स्टडी करनी है आपको, तो आपको चैनल पर जाना पड़ेगा, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इसको। ओके, मेक अ कंपैरिजन एंड राइट डाउन वेज इन विच प्लांट सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल सेल्स। तो आपको कंपैरिजन करना है और नीचे लिखना है आपको कि किस तरीके से प्लांट सेल जो है डिफरेंट है एनिमल सेल से। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे पहले। ठीक है, क्या क्या होते हैं उसके हिसाब से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, ये देख लेते हैं। प्लांट सेल हो गई है और ये हो गई हमारी एनिमल सेल। सबसे पहले सेल वॉल लिखेंगे। सेल वॉल अगर आ जाता है तो सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही होती है और एनिमल सेल में नहीं होती, एब्सेंट होती है। शेप ऑफ सेल कैसा होता है प्लांट सेल का? विद डिस्टिंक्ट एजेस, द शेप इज आइदर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप्ड। इसमें जो है डिस्टिंक्ट एजेस होते हैं, किनारे होते हैं, और जो शेप होता है इसका कभी कभी रेक्टेंगुलर होता है और कभी कभी वो स्क्वायर शेप भी होती है। ये जो होती है एनिमल सेल राउंड और इरेगुलर शेप की होती है। न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, इट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। ठीक है, क्या होता है प्लांट सेल में? प्लांट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट था। आप इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ना, ये डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में भी बनते हैं। तो प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, इट लाइज ऑन वन साइड ऑफ द सेल। प्रेजेंट, इट लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। इसमें जो होता है सेल के सेंटर में होता है, बिल्कुल बीच में, और इसमें जो होता है एक साइड में होता है सेल के। लाइसोसोम जो होते हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल में, और इसमें जो होते हैं इसमें तो हमेशा प्रेजेंट ही होते हैं। प्लांट सेल में जो होता है रेयरली होता है कि भाई होते भी हैं और नहीं भी होते। इसमें जो होता है एनिमल सेल में ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल, अब वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो देखिए, सिंगल, एक तो सिंगल वैक्यूल होती है और फ्यू लार्ज वैक्यूल्स, और कुछ बड़ी बड़ी वैक्यूल्स होती हैं दैट आर सेंट्रली लोकेटेड, जो कि सेंटर में लोकेटेड होती हैं प्लांट सेल में। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ न्यूमरस एंड स्मॉल वैक्यूल, इसमें जो है न्यूमरस और छोटी सी वैक्यूल्स होती हैं। ठीक है, कितना अच्छा हो गया है आपका, ये अच्छे से कर लेना इसको। ठीक है, चलिए, हाउ इज अ प्राकृतिक सेल डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। अब जब कुछ डिफरेंशिएट हैं, जैसे प्लांट से एनिमल सेल का डिफरेंशिएट हो गया, ऐसे ही प्रोकैरियोटिक एंड सेल और डिफरेंट फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। तो देखो, प्रोकैरियोटिक का ये बुक में भी था। ठीक है, तो साइज जो है इसका जनरली स्मॉल होता है, याद करना वैसे आप। ठीक है, अगर जैसे डिफरेंशिएट लिखने को आ जाए तो ठीक है, इसका साइज इतना होता है, जनरली लार्ज होती है ये। और ये जो है 1 म्यू माइक्रोन, ठीक, 10.6 m। ऐसे ही इसमें क्या है, न्यूक्लियर रीजन जो होता है, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन जो होता है वेल डिफाइंड होता है एंड गर्डल बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसमें जो न्यूक्लियर रीजन होता है बहुत अच्छे से दिखता है और उसमें एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है वेल डिफाइंड। लेकिन प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसमें एब्सेंट होता है। इसीलिए इसको जो छोटे छोटे से वो भरे रहते हैं सेंट्रोसोम, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है न्यूक्लियोइड, इसलिए इसको न्यूक्लियोइड बोला जाता है। ये रहा, ठीक है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। अब क्या है, देयर इज अ सिंगल क्रोमोसोम, इसमें सिंगल क्रोमोसोम्स होता है, और इसमें क्या होता है, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट, इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होता, तो इसमें जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, और इसमें जो है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट, इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स ऑफ ब्रेक्स डाउन। क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ब्रेक डाउन हो जाए, टूट जाए, तो क्या होगा? इफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन रप्चर्स और ब्रेक डाउन, देन मॉलिक्यूल्स ऑफ सम सब्सटेंसेज विल फ्रीली मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल्स। तो क्या होगा, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है एक सपोर्टिव वॉल का काम करती है, प्रोटेक्टिव वॉल का काम करती है वो। तो वो क्या करती है, वो देखती है ये जो हानिकारक पदार्थ है, जो हानिकारक वो हैं सब्सटेंसेस हैं, वो सेल के अंदर ना जाएं, और सेल के अंदर जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आ जाए। तो उसका काम इतना ही होता है कि वो देखती है। लेकिन अगर यही नहीं होगी तो क्या होगा, जितने भी सब्सटेंसेस हैं ना, मॉलिक्यूल्स हैं, वो फ्रीली मूव होंगे, मतलब वो अपने आप जाएंगे, अपने आप अंदर आएंगे। तो कभी कभी क्या होगा, जो वेस्ट मटेरियल्स भी अंदर पहुंच जाएंगे, जिससे कि सेल को नुकसान होगा। एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट्स एज अ मैकेनिकल बैरियर, क्योंकि ये जो एक मैकेनिकल बैरियर की तरह काम करती है। द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स थ्रू ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, मटेरियल्स का जो एक्सचेंजेस होता है ऑस्मोसिस के थ्रू होगा या फिर वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा। इन अ सेल वॉन्ट टेक प्लेस, तो कुछ नहीं हो पाएगा।
ऑस्मोसिस भी नहीं होगा, डिफ्यूजन भी नहीं होगा। कॉन्सिक्वेंटली द सेल वुड डाई ड्यू टू द डिसअपीयरेंस ऑफ द प्रोटोप्लाज्मिक मेटेरियल, इसीलिए क्या होगा, जो सेल होगी वो प्रोटोप्लाज्मिक मेटेरियल की डिसअपीयरेंस की वजह से वो खत्म हो जाएगी। सेल जो सेल को मतलब नुकसान होगा, डैमेज हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट वुड हैपन टू द लाइफ ऑफ अ सेल इफ देयर वाज नो गोल्जी apparatus, क्या होगा सेल की लाइफ के साथ अगर उसमें जो है गोल्जी apparatus नहीं होगा। द गोल्जी apparatus कंसिस्ट ऑफ स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स हुज फंक्शन आर एज फॉलोज। गोल्जी apparatus जो है एक स्टैक्स ऑफ मेम्ब्रेन का काम करती है। ठीक है, इसमें मतलब मेम्ब्रेन होती हैं, पैरेलल जुड़ी रहती हैं एक दूसरे से, एक बोरी लाइक संरचना होती है, स्ट्रक्चर होता है थैले की तरह एक। तो इसका क्या काम है, इसका काम है स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस, ये पदार्थों का सब्सटेंसेस का स्टोरेज करती है। पैकेजिंग ऑफ सब्सटेंसेस का पैकेजिंग करती है, और मैन्युफैक्चर ऑफ सब्सटेंसेस, और जो है सब्सटेंसेस का निर्माण भी करते हैं। तो विदाउट द गोल्जी apparatus अगर यही नहीं होगा तो द सेल्स विल बी डिसेबल्ड फ्रॉम पैकिंग, सेल में जो है पैकिंग नहीं हो पाएगी एंड डिस्पैचिंग नहीं हो पाएगी मटेरियल्स की दैट वर प्रोड्यूस बाय द सेल्स, जो कि सेल्स में बनते हैं। जो सेल्स पे सब्सटेंसेस बनते हैं, है ना, वेस्ट हो गए चाहे दूसरे मटेरियल्स हो गए, तो उसका ये पैकेजिंग और स्टोरेज का काम करती है। द गोल्जी apparatus इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल्स, और ये जो है सेल्स के बनाने में भी मदद करता है। हेंस इन द एब्सेंस ऑफ द गोल्जी apparatus सेल्स विल नॉट बी प्रोड्यूस, इसीलिए जो है अगर ये नहीं होगा तो सेल्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी। 5th क्वेश्चन विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, वाह, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, किसको कहा जाता है, कौन से ऑर्गेनेल को जो है सेल का पावर हाउस कहा जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस कहा जाता है। इट इज़ बिकॉज इट रिलीजेज द एनर्जी, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि एनर्जी को रिलीज करता है, रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ, क्योंकि हमारे शरीर में हमारे सेल्स के अंदर सेल्स से जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसके लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, और ये एनर्जी ही रिलीज करती है। माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया जो एनर्जी रिलीज करती है वो एटीपी के फॉर्म में करती है, जिसकी की फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एडिशनल फॉर न्यूमरस केमिकल एक्टिविटीज ऑफ लाइफ, जो कि हमारी बॉडी की बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज के लिए बहुत ज़रूरी है। हेंस एटीपी इज ऑफन रेफर टू एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसीलिए एटीपी को भी सेल की एनर्जी करेंसी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इसकी डिटेल स्टडी चैप्टर में मिलेगी आपको एटीपी के और माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द लिपिड्स एंड प्रोटीन्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द सेल मेम्ब्रेन गेट सिंथेसाइज, कहाँ पर लिपिड्स और प्रोटीन्स जो होते हैं सेल मेम्ब्रेन को सिंथेसाइज करते हैं। तो लिपिड्स एंड प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज इन द ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहाँ करते हैं लिपिड्स और प्रोटीन्स, कहाँ बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और राइबोसोम्स के द्वारा बनते हैं, ये भी पता होना चाहिए। राइबोसोम्स जो है प्रोटीन्स का बनाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, 7th क्वेश्चन है हाउ डज एन अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड, कैसे एक अमीबा जो अपना खाना मतलब कैसे लेता है, कैसे वो ग्रहण करता है। तो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस, तो प्रोसेस का नाम याद रखना, कौन सा प्रोसेस है, वो है एंडोसाइटोसिस। एन अमीबा ऑब्टेन्स इट्स फूड, अमीबा जो है अपना खाना लेता है। एज इट्स सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इनफ, क्योंकि इसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। फूड पार्टिकल्स आर एनगल्फ, फूड पार्टिकल्स के अंदर आते हैं, फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल, और एक फूड वैक्यूल बनता है ना, विच इज असिस्टेड बाय द सीडोफोडिया, जो कि उसके सीडोफोडिया में फंस जाता है। अमीबा सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रिंग आउट अबाउट डाइजेशन ऑफ द एनगल्फ पार्टिकल वंस द फूड इज स्टेप्ड, और अमीबा क्या करता है, अमीबा जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वैक्यूल्स में अंदर, तो वो जिससे कि वो खाने को अपने पचा लेता है, फूड पार्टिकल्स को अच्छे से निगल जाता है, अच्छे से पचा लेता है। जब एक बार उसके खाना एक बार वो पकड़ लेता है तो उससे वो अच्छे से डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जहाँ पर वो पच जाते हैं। तो मैं समझा देती हूँ आपको थोड़ा सा, देखो ये है, जैसे ये है ना, फर्स्ट जो प्रोसेस दिखाया गया ये है इंजेक्शन, इसमें क्या होता है, ये न्यूक्लियस है हमारा, ये हमारा जो है फूड पार्टिकल है। ठीक है, अब जब क्या होगा, जैसे ये फूड पार्टिकल ये है हमारा जो इसके सीडोपोडिया है, तो जैसे ही फूड पार्टिकल इसके पास आएगा तो ये जो सीडोपोडिया है ये खुल जाएंगे पूरे, मतलब 2 पार्ट्स में खुल गया ना, ये इस तरीके से ये खुल गया है, देखो अभी दिखाती हूँ, ये खुल गया है पूरा, हमारा खुल गया, तो खाना जो है इसके अंदर फंस गया। ठीक है, फिर क्या होगा, जब खाना फंस गया फूड पार्टिकल, और तो ये फूड वैक्यूल टाइप की बन गई, जब खाना फंसा तो ये बंद हो जाते हैं सीडोपोडिया, जब खाना इसके अंदर आ गया तो ये बंद हो जाएंगे, जिससे कि फूड वैक्यूल बन गई, और फूड वैक्यूल में जाने के बाद खाना यहाँ पर आ गया, इसके अंदर आ गया, जिससे कि वैक्यूल में क्या हो रहा है, एजिमुलेशन हो रहा है। फिर यहाँ पर जो खाना डाइजेस्टिव एंजाइम के पचा लेगा वो, और यहाँ पर जो ऐसे खाना अपना बचा लिया, बाकी क्या है जितना भी वेस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। तो फर्स्ट प्रोसेस उसका हो गया इंजेक्शन, सेकंड डाइजेशन हुआ, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा जो है एजिमुलेशन, एंड फिफ्थ है एजिशन। ठीक है, याद रखना आप इस चीज़ को। चलिए
बस ये याद रखना कि इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है इसके जो सीडोपोडिया होते हैं ये खुल जाते हैं, खाना इसके अंदर चला जाता है, ट्रैप हो गया और वो बंद हो जाते हैं। बंद होकर वो एक वैक्यूल बन जाती है। वैक्यूल में जब खाना है तो वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो वहाँ पर खाना पच जाता है, जितना वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट, ओके, the process of movement of a water molecule from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane is known as osmosis। एक प्रोसेस होता है ये, जिसमें क्या होता है, मैंने बताया था पीछे डिफ्यूजन में भी ऐसा ही होता है। उसमें क्या होता है, सब्सटेंसेस जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। जैसे कि CO2 सेल में ज़्यादा बन रही है, ज़्यादा इकट्ठे हो गई तो वो जहरीली हो जाएगी, नुकसानदायक होगी सेल के लिए। तो वो उसमें मतलब ज़्यादा CO2 हो गई तो वो हायर से लोअर में जाएगी, मतलब बाहर अंदर से बाहर की साइड जाने लगी। ऐसे ही ऑक्सीजन का लेवल अगर बाहर ज़्यादा है ना, सेल के बाहर ज़्यादा है ऑक्सीजन का लेवल, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर की हो जाएगी, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो इसको डिफ्यूजन बोलते हैं। और ऐसा ही ऑस्मोसिस है जो कि वाटर मॉलिक्यूल में होता है, इसमें भी सेम होता है, हायर कंसंट्रेशन से रीजन से लोअर कंसंट्रेशन रीजन में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जाता है, जिसको कि हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, ये 9th क्वेश्चन छोड़ दीजिए आप। अब देखते हैं 10th क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसको देख लेंगे। विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयर के लिए कौन सा सेल डिवीजन जो है इंपॉर्टेंट है, एंड विच टाइप इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और कौन से टाइप का जो है गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है ना, जिसमें गैमेट्स बनते हैं। तो देयर आर 2 वेज इन विच अ सेल डिवाइड्स, 2 वेज हैं जिसमें कि सेल डिवाइड होता है। फर्स्ट है माइटोसिस और सेकंड है मियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो माइटोसिस इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन दैट इज इन्वॉल्व इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, बॉडी की ग्रोथ के लिए और बॉडी की रिपेयर के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन बहुत ज़रूरी है। और दूसरा जिसमें कि गैमेट्स बनते हैं, जो गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा उसमें जो है मियोसिस इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। याद रखना कि कौन सा सेल डिवीजन जो है बॉडी की ग्रोथ के लिए है, कौन सा जो है गैमेट्स की फॉर्मेशन के लिए है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आंसर हो चुके हैं आपके कंप्लीट। तो कैसे लगे हैं ज़रूर बताइए, पसंद आए हैं तो उनको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।